बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कहाँ आपका लास्ट चैप्टर आ गया, पता ही नहीं चला। एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं चला। आप लोगों को शायद फील हो रहा होगा विद एवरी पासिंग चैप्टर, बट यार। हाँ जी, सलम कुमार, गुड इवनिंग। चलो। गुड इवनिंग सर। बायोडा शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, कह सकते हो फ्रेंड्स। बाकी जल्दी जल्दी सब आगे बढ़ता है। नाइस। ऑलराइट, चलिए, सो नाउ लेट मी कम बैक टू स्टार्टिंग स्लाइड, जहाँ पे आपका चैप्टर का नाम आएगा एज इफ यू डिडंट न्यू व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैप्टर, बट स्टिल इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, दैट इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। और इस चैप्टर में हमारी बात की जाएगी, वी विल बेसिकली डिस्कस ओवर हियर नंबर ऑफ थिंग्स लाइक योर what is biodiversity, what is a cause of like loss in biodiversity। सो आपका वर्ल्ड में जितना भी आपका बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस जो हो रहा है उसका रीजन वहां पे क्या है, that is what we'll try to understand. We'll actually try to say how much biodiversity we have, how much बायोडाइवर्सिटी वी हैव। अब इसमें आप एक चीज याद रखना कि जब हम इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे होंगे, जब मैं कहता हूँ बायोडाइवर्सिटी, हाँ जी कोमल शर्मा गुड इवनिंग, जब मैं ये टर्म यूज करता हूँ बायोडाइवर्सिटी, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। इसके अंदर आपके प्लांट्स भी आ रहे हैं, एनिमल्स भी आ रहे हैं, आपके माइक्रोब्स भी आ रहे हैं, मतलब फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर बायोडाइवर्सिटी। सो सिर्फ ऐसे बड़े बड़े एनिमल्स नहीं आ रहे होते इसके अंदर, योर एनिमल्स, प्लांट्स, एवरीथिंग, ऑल द माइक्रोब्स आल्सो कम्स अंडर माय बायोडाइवर्सिटी। अब ये चैप्टर सिखाने का रीजन यहाँ पे ये है ताकि बच्चों को एक अवेयरनेस पैदा हो कि लाइक क्या हो रहा है राइट नाउ, व्हाट आर द कंसर्न्स वी आर फेसिंग इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब क्या रीजन है आपके लॉस होने के और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनको कंजर्व करने के लिए, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व देम। अगर आप उन्हें कंजर्व नहीं करें देन व्हाट कैन बी द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग्स एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व देम। तो ये सब चीजों को हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल स्केल के ऊपर कि क्या होती है आपकी बायोडाइवर्सिटी और उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो ये हमारे कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है, टू अंडरस्टैंड द बायोडाइवर्सिटी, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देयर कंजर्वेशन। तो ये चीजें हमें इस चैप्टर के दौरान हमें यहाँ पे सीखनी है। सो विल मेनली राइट नाउ फोकस ऑन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और उसका कैसे हम वहां पे इवेल्युएट करते हैं उसे। सो ये है एलियंस जो प्लैनेट पे नहीं मिलते राइट, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, डू यू बिलीव कि एलियंस होते हैं? तुम लोग बिलीव करते हो क्या? लेट मी सी। यस सर। ये देखो, यस सर। यस सर। प्रिंस बैटमैन में यकीन करता है तो एलियन में तो करेंगे, राइट? सो यस यू विल। अच्छा, सब लोग रेडी, सब लोग कह रहे हैं कि एलियंस होते हैं। यस सर, सिबलिंग के राइट, पीपल एग्री विद द एलियन वाला थिंग। ठीक है, चलो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ माय बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, दिस इज माय बायोडाइवर्सिटी, यू कैन सी योर एनिमल्स, प्लांट्स, राइट? सो ये सब मिलते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, ये जो इंसान है यहाँ पे ये सोचा है कि कितना है बायोडाइवर्सिटी अपने वर्ल्ड में, कितना है, राइट? इट इज लाइक ह्यूज नंबर। सो दैट इज ओनली वी ट्राइंग टू इवैल्यूएट, वही हम यहाँ पे इवैल्यूएट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे और समझेंगे उसे यहाँ पे। ठीक है, यू कैन सी दिस माय राइनो बीटल, मेरा यहाँ पे हो गया, चींटियां आपकी आ गई यहाँ पे, राइट? ओशन में आपके फिश आ गई। अरे ये तो फाइंडिंग नीमो वाली, this is Dory swimming around over there. It is one of the animated movie. And then you have a flower. So this is, we are just trying to give you the example of the kind of diversity you get to see, right? Nobita beetle. All right. So this is what you get to see. Okay. Why are there so many species? ये भी हम क्वेश्चन एड्रेस करेंगे कि आपको इतनी ज्यादा स्पीशीज आपको क्यों मिलती है। अब मैं आपको इसी पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट में एक बात बताऊंगा। ये जो पिक्चर है ना, यहाँ पे आपको फ्रॉक्स के अलग अलग आपको यहाँ पे स्पीशीज आपको मिल रही है। You actually get to see so many species in Western Ghats. अगर आप कभी Western Ghats में अगर आप जाते हो, if you happen to go to Western Ghats ना, let me write over here. If you want to see different kind of frogs, you should go to Western Ghats. So अगर आप मानसून के महीने में वहां पे जाते हो घूमने के लिए, रात को अगर आप निकलते हो टॉर्च लेके, आपको एक ही आपके विजिट के अंदर या एक ही ट्रेल के अंदर आपको अराउंड 8 से 9 स्पीशीज आपको फ्रॉग की मिल जाएगी। एंड दे आर सो रेयर टू बी सीन, वो आपको वहां पे आपको मिलती है और कहीं मिलती भी नहीं देखने के लिए।
So Western Ghats is an area where you get to see a very good biodiversity. यहाँ पे हमने फ्रॉक का एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है, बट ओवरऑल यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको काफी ज्यादा मिल जाती है. चाहे मैं फ्रॉक की बात करूँ, रेप्टाइल्स की बात करूँ, प्लांट्स की बात करूँ, एनिमल्स की बात करूँ या बर्ड्स की बात करूँ. दिस इज अ बेल्ट इन द कंट्री, दिस इज अ बेल्ट इन इंडिया विच हैज अ ह्यूज डाइवर्सिटी. हम इसको आगे देखते हैं कि ये बेल्ट हमारा कहाँ कहाँ पे आता है. विल ट्राई टू सी दैट कि वेस्टर्न घाट्स कौन से स्टेट को यहाँ पे टच करता है. नाउ was diversity present throughout the earth history? ये भी एक सवाल आता है. So that is something, the answer is going to be no. आपकी डाइवर्सिटी टाइम के साथ साथ बनी है. स्टार्टिंग से इतना ज्यादा डाइवर्सिटी आपके पास था नहीं, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम राइट नाउ यू हैव मोर स्पीशीज हैज बीन फॉर्म्ड. तो ये भी हम देखेंगे कि कैसे आपका स्पीसिएशन आपका यहाँ पे हुआ होगा, एंड हाउ एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर. ये सारी बायोडाइवर्सिटी होना ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बायोस्फीयर के लिए. That is also something we'll try to understand. तो ये कुछ हमारे यहाँ पे सवाल होंगे जो हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे और हम यहाँ पे उन्हें समझेंगे. Right. So diversity not only exists at a species level but also at the cellular level as well. बिल्कुल species level पे तो नहीं होती है आपकी डाइवर्सिटी, उसके साथ साथ आपके सेलुलर लेवल पे भी आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेल्स के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनाए जाते हैं, कुछ सेल्स के अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं. सो सेलुलर लेवल पे भी अगर आप देखोगे वहां पे, देन यू विल गेट टू सी डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैसे आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जो सर्टेन टाइप के टॉक्सिक कंपोनेंट बनाते हैं उनके सेल के अंदर, कुछ आपके प्लांट्स होते हैं कुछ अलग ही टाइप का प्रोटीन बना रहे होते हैं अपने प्लांट्स के अंदर. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि सेलुलर लेवल पे भी आपको डाइवर्सिटी काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है. नाउ अगर हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी टर्म के बारे में बात करें तो ये टर्म हमारे सामने किसने रखा था? दैट वाज केप्ट फॉरवर्ड बाय एडवर्ड विल्सन. सो एडवर्ड विल्सन इज credited with the popularizing the term biodiversity and is often termed as the father of biodiversity. तो ये नाम याद रखना, ये आपके वो साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे सामने ये टर्म रखा था ऑफ माय बायोडाइवर्सिटी. हाँ जी दिशा, गुड इवनिंग दिशा. आफ्टर लॉन्ग टाइम कहाँ थे आप? एग्जाम चल रहा था इसलिए नहीं आ रहे थे या बाहर गए थे? आई टिकट इज एग्जाम, वो लॉन्ग पॉज मीन्स एग्जाम. Level of biological diversity over here. So you have a genetic diversity, you have a species diversity and you have a ecological diversity. तो यहाँ पे हम इन सारों टर्म्स को यहाँ पे देखते समझते कि इन टर्म्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है. Let's start with my genetic diversity. अगर मैं ये टर्म को यहाँ पे पकड़ के इसके बारे में बात करता हूँ तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंगोज की अगर मैं बात करूँ तो मैंगो की स्पीशीज तो एक ही है, राइट? मैंजिनिफेरा इंडिका इज द सेम स्पीशीज, बट आपको वैरायटी उसमें कई जगह मिल जाती है. आपको अलग अलग टाइप के आपको मैंगोज मिल जाते हैं. दिल्ली में कोई और टाइप के आते होंगे, हिमाचल में कोई और टाइप के आते होंगे, राइट? वेस्टर्न घाट्स की तरफ जाओगे तो आपको अलग अलग टाइप के आपको मैंगोज मिलेंगे, आपको वैरायटी आपको वहां पे मिल रही है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक डाइवर्सिटी. सिमिलर चीज मैं करता हूँ राइस के साथ. राइस के बारे में आप जानते हो, जिसका पेटेंट करके ले जाते थे बासमती राइस का यूएसए वाले, तो उसकी कितनी ज्यादा आपको वेरिएंट्स आपको मिलती है इंडिया के अंदर. यू हैव सो मेनी वेरिएंट्स ऑफ राइस इनसाइड द कंट्री इटसेल्फ. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक डाइवर्सिटी. मैं इवन आपको एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे डॉग के ब्रीड्स का. अब डॉग का, जब आप एक डॉग देखते हो, डोमेस्टिकेटेड डॉग आप देखते हो, दैट्स गोइंग टू बी योर कैनिस फेमिलियारिस, राइट? दैट्स योर कॉमन डॉग. अब उसी डॉग की कितनी सारी ब्रीड्स आपको मिल जाती है. यू हैव अल्सेशियन, यू हैव अ जर्मन शेपर्ड, यू हैव योर रॉटवाइलर, यू हैव गोल्डन रिट्रीवर, यू हैव नंबर ऑफ ब्रीड्स ओवर देयर. सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में आपको याद रखना कि यू हैव अ सेम स्पीशीज, बट सेम स्पीशीज के अंदर आपको मल्टीपल वेरिएंट्स आपको मिल रहे हैं. यहाँ पे एक ही स्पीशीज के अंदर आपको बहुत ज्यादा अगर आपको वेरिएंट्स मिल रहे हो, आई कैन कॉल इट एज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी. सिमिलरली मेरे सामने यहाँ पे है स्पीशीज डाइवर्सिटी. यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डिफरेंट स्पीशीज इन द फॉरेस्ट और इन द वर्ल्ड. जैसे आपको इंडिया में आपको स्नेक्स की कुछ अराउंड 150 स्पीशीज आपको मिल जाएंगी. 150 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स इन इंडिया. इमेजिन दैट. यू हैव अराउंड लाइक 600 ऑट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन इंडिया. सो ये सारे जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय स्पीशीज डाइवर्सिटी की बर्ड्स के अंदर आपको कितनी वेरिएशन आपको मिल रही है, कितनी अलग अलग आपको स्पीशीज आपको मिल रही है. स्नेक्स में आपको कितनी मिल रही है, एम्फीबियंस में आपको कितनी मिल रही है. सो दैट इज माय स्पीशीज डाइवर्सिटी. एंड देन यू हैव अ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. अगर आप इंडिया को ही अगर यहाँ पे एज एग्जाम्पल आप देखते हो तो इंडिया में यू हैव डेजर्ट. डेजर्ट आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान वाले बेल्ट में आपको डेजर्ट मिल जाएगा. आपको कोस्टल एरिया मिल जाएगा. आपका पूरा जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, योर कर्नाटक, लाइक केरला, ऑल हैव द कोस्ट लाइन. ईस्टर्न साइड पे आपका कोस्ट लाइन है. यू हैव उड़ीसा, आंध्र प्रदेश विल हैव द कोस्ट लाइन. अगर आपने सुना होगा आपके पास रेन फॉरेस्ट है. रेन फॉरेस्ट यू विल फाइंड इन वेस्टर्न घाट्स. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में को रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा.
आप हिमाचल चले जाओ, आप हिमाचल के कुछ एरिया में चले जाओ, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, आपको वहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं, यहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि आपको अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम आपको मिल जाए। सो इंडिया के अंदर ही यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम कैन बी सीन। सो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो चलिए अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। घर वाले नहीं जाने देंगे, कोई बात नहीं बेटा, असाइनमेंट सबमिट करते रहो बस। तो हिमाचल में तो काफी वैरायटी है मैंगोस की, मैंने तो नहीं देखी बेटा कभी, कोई बात नहीं। सो नाउ यू हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे, लाइक these are like Himalayan region, like Himadri regions of Himalaya, Shivalik regions of Himalayas. यहाँ पे आपको जो टाइप के प्लांट्स आपको मिलते हैं, that is also example of a genetic diversity, right? So I'll give you this, you have a same species जो आपको यहाँ पे भी आपको अलग मिलेगी, like ये रोवुल्फिया वोमिट्रा जो आपका यहाँ पे प्लांट है, इसका एक वैरायटी आपको यहाँ पे अलग मिलती है और एक वैरायटी आपको यहाँ पे अलग मिलती है। So that is also example of my genetic diversity. Similarly अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, you have your rice. So India has about 50,000 and 10,000 genetic different varieties of rice and mangoes. तो यार रखना, राइस की वैरायटी यहाँ पे ज्यादा होती है। बातें नहीं करनी आप लोगों ने यहाँ पे, जाओ देखिए क्या बातें कर रहे हैं। गली में रहकर फायदा नहीं है, बायो लेके ठीक है बेटा, ठीक है, चलो देखो, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो। सो यू विल फाइंड, अभी नंबर याद रखना, यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन दिस। राइस हैज अराउंड 50,000 वेराइटीज ऑफ, सॉरी, इंडिया हैज अराउंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस, और मैंगोज की आपको 10,000 वेराइटीज आपको मिल जाती है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको पहले भी दिया था, राइट। सिमिलरली अगर मैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो वेस्टर्न घाट्स में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्पीशीज आपको देखने के मिलते हैं। स्पेशली अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ हमेशा, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बट एम्फीबियंस आर नॉट द ओनली स्पीशीज यू विल गेट टू सी। So amphibians you find in Western Ghats, or I would say many plants and animals are seen in Western Ghats. Eastern Ghats पे आपको इतना डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलता, मिलता है बट इतना नहीं मिलता। So more amphibian diversity over here, less amphibian diversity over there. So you should also understand that we have a species diversity, वो आपको इंडिया में आपको काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाएगी। Now let me tell you one thing, अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में ऐसे कौन से दो एरियाज है where you can find huge diversity of plants and animals, तो आपको दो चीज याद रखनी है। One is going to be your Western Ghats, यहां पे आपको एक अच्छी खासी आपको डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड सेकेंड ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर ईस्टर्न हिमालयास। अब ईस्टर्न हिमालयास को हम यहाँ पे समझ सकते हैं एज अ, ईस्टर्न हिमालयास मतलब मेरा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दैट इज माई नॉर्थ ईस्ट इंडिया। NE मतलब मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपके कौन से स्टेट आते हैं, ये मैं आपको शायद पहले भी एक बार शायद बता चुका हूं आपको मैं ये चीज, दैट यू विल फाइंड स्टेट्स लाइक योर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल आपका यहाँ पे आ जाएगा। यू विल फाइंड स्टेट लाइक योर आसाम आपका यहाँ पे आ जाएगा, मणिपुर आपका यहाँ पे आएगा। सो दीज आर ऑल द स्टेट्स यू विल फाइंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेघालय आपका हो गया, नागालैंड आपका यहाँ पे हो गया। सो दीज आर ऑल स्टेट्स ऑफ माई नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप हर साल अगर आप पेपर पढ़ते हो, अगर आप रेगुलरली अगर पेपर पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा हर साल कोई ना कोई नई स्पीशीज आपकी डिस्कवर की जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आपको हर साल कोई ना कोई नई स्पीशीज आपको मिलेगी वहां पे। दैट एरिया इज नोन टू हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ योर, लाइक इट हैज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ लाइक स्पीशीज ओवर देयर। और ये दोनों में पता है कॉमन क्या है, बोथ द एरियाज आर नोन टू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दोनों एरिया के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हाँ जी खुशी प्रिंस बताइए क्या चल रहा है आपका यहाँ पे। बोथ एरियाज आर नोन टू हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बल्कि हर साल कुछ लोग एज अ एक्सपीडिशन करने के लिए वहां पे जाते हैं, एंड दे कम अक्रॉस सम न्यू स्पीशीज ऑफ लिजार्ड या एम्फीबियन या बर्ड। अभी 3 साल पहले तो उन्हें एक नया स्पीशीज मिला था मैमल का, एक रॉडेंट की उन्हें नई स्पीशीज वहां पे मिली थी। सो सच काइंड ऑफ डिस्कवरीज डू हैपन इन दिस एरियाज। मतलब ईस्टर्न हिमालयाज इतना डीप है ना, या इतना डेंस फॉरेस्ट है वो, कि काफी एरिया को तो आपने अभी तक अप्रोच भी नहीं किया, मतलब आप वहां पे पहुंचे भी नहीं हो। दे आर सो डेंस, सो इफ यू रीच ओवर देयर यू माइट ऑलवेज कम अक्रॉस सम न्यू स्पीशीज। और ये तो मैं सिर्फ बड़े बड़े एनिमल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यू विल ऑल्सो फाइंड फंगाई, प्लांट्स, यू विल कम अक्रॉस न्यू स्पीशीज ओवर देयर। तो याद रखना कि इन दोनों एरियाज के अंदर यू विल हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और जब बात करता हूँ मैं ईस्टर्न हिमालयाज की, तो आपके दिमाग में ये स्टेट्स आने चाहिए। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, यू हैव दिस
states have been called as my seven Seven sisters. sisters. हाँ जी, right. Arunachal, Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Sikkim. So these are all states which come under that particular category, right? उसी तरीके से आपका जो वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट्स में आपके ये वाले स्टेट्स आपके आ जाएंगे. यू विल फाइंड द स्टेट्स लाइक योर महाराष्ट्र. आई जस्ट सेड MHO महाराष्ट्र. यू विल हैव योर कर्नाटका, you'll have your केरला. ये वाले जो स्टेट्स होता है इनका एक एरिया होता है. दैट एरिया विल बी पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. पूरा स्टेट नहीं आएगा, पूरा स्टेट नहीं आएगा. इसका स्मॉल बेल्ट होगा जो कोस्ट लाइन से पास में होगा. दैट बेल्ट इज कॉल्ड एज माय वेस्टर्न घाट. केरला आपका यहाँ पे हो गया. इवन तमिलनाडु विल कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. इवन गोवा भी आपका, गोवा विल हैव अ पैच ऑफ अ वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, मैं बाद में आपको ऐसे मैप में भी दिखा दूंगा. तो वेस्टर्न घाट्स में भी अगर आप जाते हो, इट्स अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ओवर हियर आल्सो यू कैन कम अक्रॉस न्यू स्पीशीज. सो दिल्ली से एक साइंटिस्ट है, उनका मैं नाम अगर यहाँ पे याद रख पा रहा हूँ सही से, उनका नाम था बीजू दास करके. अगर आप कभी गूगल पे टाइप करोगे तो आपको शायद पता चलेगा, बीजू दास. He was able to discover some 7-8 species of frogs in from Western Ghats. ये दिल्ली के ही थे. He was from Delhi University only, I guess. So he was an amphibian expert. He was expert in biodiversity. तो इन्होंने जाके वेस्टर्न घाट्स में से कुछ 7 से 8 नई स्पीशीज वहां पे डिस्कवर की थी. सो वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा आपको पॉपुलेशन आपको मिल जाता है, प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, एवरीथिंग का, राइट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, अगर आप यहाँ पे जाते हो, स्पेशली अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको स्नेक्स देखना पसंद है, जिनका एम्फीबियन स्नेक्स में इंटरेस्ट है, इफ यू गो इन द मानसून मंथ के अंदर, तो मानसून मंथ में आपको बहुत ज्यादा स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल जाती है. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज. और आपको याद रखना है दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, बोथ ऑफ देम आर नोन टू हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. दोनों बेल्ट के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इसलिए अब याद करो, जब भी हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते थे, दिस एरिया इज नोन टू हैव अ हाई बायोमास बिकॉज दिस एरिया इज नोन टू हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी. तो ये बात याद रखना. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. अगर आपसे कोई पूछे ना कि इंडिया में हॉटस्पॉट कितने हैं या कौन से आपके हॉटस्पॉट हैं, देन यू कैन टेल देम माय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयास. ये है दो मेरे यहाँ पे हॉटस्पॉट्स. These are the areas which known to have a huge biodiversity. ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लेना. अगर कोई भी सवाल आ रहा हो ना, कोई चीज समझ ना आए, then please ask your question if you have any kind of question based on this. चलिए आगे बढ़ते हैं. So you can see the diversity of frogs over here, like, and it's quite interesting to study frogs when you actually go out there and start looking for the frog. ना तुम imagine करो 2 मिनट के लिए कि you are in that rain forest, रात का टाइम है, बारिश गिर रही है, you have your torch with you and you're trying to hear the sound of the frog. और तुम वो फॉलो कर करके जा रहे हो स्ट्रीम के पास में, पत्थर के नीचे आप देख रहे हो, एंड देन यू गेट टू सी योर स्पीशीज. इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट. इट्स एक्चुअली लाइक लुकिंग फॉर अ ट्रेजर इन द पैच ऑफ फॉरेस्ट. एंड देन यू टेक योर पिक्चर्स, देन यू डू द मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस. तुम उसका साइज देखते हो, क्या है उसका साइज, वहां पे कौन सी स्पीशीज है. सम टाइम बारिश में तुम किताब निकाल के देख रहे होते हो कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये कौन सी स्पीशीज है वहां पे. और पता है इंटरेस्टिंग कब होता है, जब तुम देखना चालू करते हो, तुम्हारी बुक खत्म हो जाती है और तुम्हें रियलाइज होता है कि ये स्पीशीज तो ये बुक के अंदर है ही नहीं. And you might have actually found a new species. So imagine doing something like that for a living. So it's also fun. So amphibian species diversity is seen more in Western Ghats than in the Eastern Ghats, something I've already told you. And then we have the ecological diversity. You can see a desert area over here. आपको यहाँ पे coastline आपको यहाँ पे दिख रहा है. Rain forest है right side पे. Then this is my wetland. ये जो मेरा यहाँ पे है, this is my wetland. वेटलैंड का जिक्र हमने किया था आज से 1 चैप्टर पहले, हमने उसके बारे में बात किया था, अगर आपको याद हो तो. ये वही रहता है जहाँ पे आपका वाटर का डेप्थ ज्यादा नहीं होता. 3 से 4 फुट जितने आपको यहाँ पे डेप्थ होगा, उससे ज्यादा डेप्थ आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. सो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था आज से 1 चैप्टर पहले. कोस्ट लाइन, कोस्ट एरिया में भी आपको काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो इंडिया वर्ल्ड में आपकी 8 स्पीशीज मिलती है सी टर्टल की. पूरे वर्ल्ड में you will get to see 8 species of sea turtle. 8 species of sea turtle आपको मिलता है देखने के लिए, राइट. 8 में से 5 होती है ना, वो 5 आपको इंडिया में नेस्टिंग करने के लिए आती है. सो आउट ऑफ दिस 8, 5 ऑफ देम आर सीन नेस्टिंग इन इंडियन कोस्ट लाइन. सो इंडिया के कोस्ट लाइन में आके 5 स्पीशीज आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी, नेस्टिंग करने के लिए वहां पे आएंगी. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइक एग्जाम्पल एट हाउ रिच द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज. So इंडियन कोस्टलाइन की डाइवर्सिटी भी बहुत रिच होती है. देन यू हैव द मैंग्रोव फॉरेस्ट. ये आपने बच्चों ने कभी कभी सुना होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलता है सुंदरबंस के अंदर, आपको मिल जाता है देखने के लिए. सो दैट्स अ मैंग्रोव फॉरेस्ट.
सो दीज आर द डाइवर्सिटी विल गेट टू सी, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ माय इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब आप ये सोचो, जितना ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उतना ज्यादा आपको अलग अलग टाइप के आपको वहां पे स्पीशीज आपको मिलेंगे। सो जो बर्ड्स मुझे यहाँ पे डेजर्ट में मिलेंगे देखने के लिए, उससे बिल्कुल डिफरेंट बर्ड्स मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे मैंग्रोव के अंदर। सिमिलरली जो मुझे बर्ड्स मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, द डिफरेंट बर्ड यू विल गेट टू सी इन माय वेटलैंड के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड, दैट यू हैव जितना डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम होगा उतना ज्यादा डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स हैव अ लुक। Ecological diversity of Norway, which is mostly alpine, is clearly less than that of India. अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नॉर्वे इज समथिंग विच विल कम नियर द यूरोपियन, इट्स वन ऑफ द यूरोपियन कंट्री, राइट। जितना आप इक्वेटर से दूर जाओगे उतना डाइवर्सिटी आपको वहां पे कम मिलेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा हिसाब है, जितना आप इक्वेटर से दूर जाने लगते हो उतनी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे कम मिलती है। तो जितने प्लांट्स, या मैं ये कहूंगा, अगर मैं एक टेक्सा का एग्जाम्पल हूँ, अगर मैं कोई बात करूँ बर्ड्स की, जितने बर्ड्स आपको ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको मिल जाते हैं ना, उतने बेल्ट्स आपको उस एरिया में आपको देखने के लिए आपको कभी नहीं मिलेंगे। सो दैट इज समथिंग आल्सो यू फाइंड हैपनिंग। अब ऐसा क्यों होता है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, सो दिस एरियाज आर नोन टू हैव अ लेस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में बात की, इवन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे कम होती है। मतलब एक ही टाइप का आपको मिलेगा वहां पे इकोसिस्टम, वहां पे डेजर्ट नहीं मिलेगा आपको वहां पे, इट्स नॉट लाइक यू विल हैव अ वेटलैंड, ऐसा आपको नहीं मिलता वहां पे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपके यहाँ पे कम रहती है। So after millions of years of evolution, we have achieved this level of diversity. याद रखना, डाइवर्सिटी पहले से नहीं थी, millions of years के evolution के बाद we are able to receive such a huge diversity on the planet Earth. But rapid species loss has led to a danger of losing the diversity and among the organism. अब क्योंकि आपका स्पीशीज का लॉस आपका यहाँ पे इतना ज्यादा हो रहा है, इतना रैपिडली हो रहा है, now it is a concern for us and that is why we have to conserve them. Okay, so now let's have a look at the concept test. Which of the species of following type of animals are mainly more diverse in Western Ghats than the Eastern Ghats? आपके सामने आपके यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, अपना हैंड रेज करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए चलिए बेटा चलिए, सब लोग हैंड रेज करिए। बताइए पूजा डागर क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। अगर मुझे एम्फीबियंस देखने हैं तो वेस्टर्न घाट्स के अलावा मैं और कहाँ जा सकता हूँ? ईस्टर्न हिमालयस। पूछ रहे हो? अरे बेटा आप तो पूछ रहे हो मुझे, मैं तो आपसे ही पूछ रहा था कहाँ जाना है। सर मैं बता रही हूँ। क्या बेटा गाइड करोगे बेटा आप टूरिस्ट को? कोई बात नहीं, यस आई हैव टू गो टू ईस्टर्न हिमालयस एंड दैट इज वेयर आल्सो आई कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ एम्फीबियंस। वेस्टर्न घाट्स में काफी आपको ज्यादा वहां पे मिल जाते हैं। अगर आप पता है नोटिस करोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दो एरियाज के अंदर रेनफॉल यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। वेस्ट ईस्टर्न हिमालयस का तो तुम्हें मालूम है ना, मेघालय एंड दैट बेल्ट हैज अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब इतना ज्यादा रेनफॉल वहां पे होता है कि रेनकोट का प्राइस वहां पे काफी सस्ता होता है, राइट। सो रेनकोट इज क्वाइट चीप ओवर देयर बिकॉज सो मच रेन हैपेंस ऑल द टाइम। सिमिलरली यू विल हैव वेस्टर्न घाट आल्सो गेट अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहां पे भी रेनफॉल आपका काफी ज्यादा होता है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है ना बेटा आपका, दैट टेंड टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये बात भी याद रखना। और जहां पे बारिश अच्छी होगी वहां पे ही आपको एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स आपको दिखते हैं, राइट। चलो नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ एंड इंडिया, तो चलिए देखते हैं कितनी ही स्पीशीज अर्थ के और इंडिया के अंदर। अभी आप लोग भी ऐसे सोच रहे हो कि कितनी होगी। सो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक इंटरनेशनल बॉडी है, और आप ऐसा मान लो कि ये लोग ध्यान रखते हैं या दे आर द वन हु एक्चुअली केप्ट द चेकलिस्ट ऑफ द स्पीशीज। इस इंटरनेशनल बॉडी का काम होता है ध्यान रखना कि कौन सी स्पीशीज का नंबर कितना है। तो इनका ये बेसिकली आपको हेल्प करते हैं पता बताने के लिए कि आपका ये नंबर ज्यादा है या कम है इस स्पीशीज का। फॉर एग्जाम्पल समझो आपका इंडिया में टाइगर है, सो IUCN आपको बताता है कि टाइगर का पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितना है और इंडिया में आपका कितना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन टेक द कंजर्वेशन स्टेप्स, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पे कि IUCN हमारी कैसे यहाँ पे मदद करता है। IUCN इज ए इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और ये आपको कैटेगरिकली बताता है कि एक स्पीशीज का नंबर कितना है, मतलब ज्यादा है कम है कितना है, यू विल गेट टू नो दैट। कैसे पता चलेगा? आई विल गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज IUCN रेड लिस्ट, दिस इज कॉल्ड एज माय IUCN रेड लिस्ट। अब जब मैं इसे कह रहा हूं यहाँ पे एज IUCN रेड लिस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, राइट। हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ यहाँ पे जाते हैं।
सबसे राइट में आपके यहाँ पे जो टर्म है दैट इज माय नॉट इवेल्युएटेड, मतलब कोई स्पीशीज के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है। सेकंड आपका पे डेटा डेफिशिएंट, डेटा ही नहीं है उस स्पीशीज को लेके, ज्यादा हमें इन्फॉर्मेशन है नहीं, दैट्स अ टू थिंग। आप यहाँ से देखना चालू करो एलसी से। एलसी स्टैंड्स फॉर माय लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक स्पीशीज है और अगर आईयूसीएन मुझे कहता है कि यार ये तो लीस्ट कंसर्न है, दैट मीन्स उसका नंबर काफी ज्यादा है और मुझे उसके लिए कोई कंजर्वेशन के लिए कोई स्टेप लेने की जरूरत मेरे लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ब्लैक बक, याद है ना, बताया था मैंने तुम्हें ब्लैक बक के बारे में, वो विलावदार नेशनल पार्क वाला। सो ब्लैक बक का पॉपुलेशन इंडिया में और वर्ल्ड में काफी ज्यादा है। तो अगर तुम टाइप करोगे ना तो अपने आईयूसीएन की साइट के ऊपर जाके ब्लैक बक, तो आपको बोलेगा लीस्ट कंसर्न, नंबर इतना ज्यादा है कि आपको उसके लिए कंसर्न लेने की जरूरत नहीं है। देन यू हैव अ नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड का मतलब होता है कि पॉपुलेशन पहले लीस्ट कंसर्न था बट अब थोड़ा सा कम हो गया है। सो दैट इज समथिंग दैट नियर थ्रेटेंड मीन्स। एंड देन यू हैव दिस थ्री कैटेगरीज। एक होता है आपका वल्नरेबल, देन यू हैव अ एंडेंजर्ड एंड देन यू हैव अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इन तीनों को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ थ्रेटेंड कैटेगरीज। तो आपको याद रखना है कि जो नंबर आपका जा रहा होता है ना, मतलब लीस्ट कंसर्न से अगर कम होने लगी तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड से वल्नरेबल, वल्नरेबल से एंडेंजर्ड, दैट इज हाउ द पॉपुलेशन विल गो। तो आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो टाइगर जो आपका आता है, टाइगर विल कम अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। टाइगर आपका यहाँ पे आएगा एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। अगर कोई पॉपुलेशन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ रहा है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए कोई स्टेप लेना टू कंजर्व देम। बेसिकली होता क्या है, कंट्री क्या करती है, जैसे ही कोई पॉपुलेशन थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर आई, राइट, फॉर एग्जांपल समझ लो कि लेट्स से चेतना इज वर्किंग एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर इन अ फॉरेस्ट। उन्होंने देखा कि वहां पे पॉपुलेशन मिल रहा था वुल्फ का जो था वल्नरेबल, वुल्फ का पॉपुलेशन वहां पे था वल्नरेबल। और 10 साल के बाद जब उन्हें पता चला कि वुल्फ का पॉपुलेशन काफी कम हो गया है और आईयूसीएन लिस्ट के अंदर उसका नंबर हो गया आपका एंडेंजर्ड, सो चेतना नाउ हैज टू टेक सम स्टेप्स ताकि वो वुल्फ के पॉपुलेशन को रिवाइव कर सके। तो ये बात आपको याद रखनी कि जैसे ही आपकी कैटेगरी आपकी चेंज होती है ना, तो आपको पता चलता है कि आपको कुछ ना कुछ तो वहां पे करना पड़ेगा सो दैट द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज देयर नंबर। तो याद रखना ये तीन जो आपके यहाँ पे स्टेटस है, दे आर कॉल्ड एज माय थ्रेटेंड कैटेगरीज। और फिर उसके बाद क्या था आपके यहाँ पे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड एंड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि समझो वुल्फ का पॉपुलेशन है, पहले 5000 था, 1000 हो गया, 200 हो गया और बाद में वो 200 भी खत्म हो गया। सो आई विल व्हाट आई विल से दे आर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्योंकि अभी भी मेरे पास वुल्फ है जू के अंदर। नेचर में तो खत्म हो गए बट अभी भी मेरे पास जू है, वहां पे मुझे अभी भी वुल्फ वहां पे मिल जाए। जब मेरे जो वुल्फ है अगर मेरे जू से भी खत्म हो गए, देन आई विल से द पॉपुलेशन हैज गॉन एक्सटिंक्ट। देन मैं कहूंगा कि मेरा पॉपुलेशन वहां से एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो आपको ये बात यहाँ पे समझनी है कि आप बेसिकली यहां तक पहुंचने का वेट ही नहीं करते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन इन तीन कैटेगरी में आ रही है देन यू स्टार्ट टेकिंग सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। आप एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स वहां पे लेना चालू करते हो ताकि आप पॉपुलेशन को रिवाइव कर सको। सो यू स्टार्ट रिवाइविंग द पॉपुलेशन ओवर देयर। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज व्हाट माय आईयूसीएन रेड लिस्ट लुक्स लाइक। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शो यू हाउ दे आर गोइंग टू कैटेगराइज देम। सो 2 मिनट के लिए आप यहाँ पे रुक जाओ। लेट मी शो यू हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। सो लेट मी IUCN रेड लिस्ट। तो मैं आई होप आप लोगों को मेरी यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. Yes, sir. तो हम यहाँ पे कौन सी स्पीशीज हम यहाँ पे देखें, हम हमारा रूम यहाँ पे वुल्फ देख रहे हैं, हम यहाँ पे कैनस ल्यूपस, राइट, ग्रे वुल्फ। अगर मैं यहाँ पे ग्रे वुल्फ के अगर यहाँ पे स्टेटस देखता हूँ, आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो देखोगे आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका आईयूसीएन रेड लिस्ट है एंड राइट नाउ दे हैव गिवन द टैग ऑफ अ लीस्ट कंसर्न। ग्रे वुल्फ को यहाँ पे लीस्ट कंसर्न यहाँ पे डाल कर, मतलब इसका नंबर काफी ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका नंबर यहाँ पे काफी ज्यादा है। ठीक है, सिमिलरली मैं कुछ और यहाँ पे टाइप करता हूँ। जैसे एक बर्ड होता है आपका जो बहुत रेयर बर्ड है और आपको इंडिया में ही मिलता है। सो दैट बर्ड ओवर हियर इज गोइंग टू बी, लेट मी सर, इसका नाम आपका यहाँ पे होगा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। हाँ, आपको पिक्चर दिख रही है ना यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको ये दिख पा रहे हो आप बर्ड को। दैट इज माय ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। अगर आप इसका स्टेटस देखोगे आप यहाँ पे तो आप देख पा रहे हो इट इज योर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये बर्ड का नंबर जो है ना इंडिया के अंदर, वो आपका नंबर है अराउंड 120 130 जितना ही है, 150 होगा मैक्स टू मैक्स। इतना नंबर यहाँ पे कम हो चुका है और ये इंडिया में आपको मिलता है और कहीं नहीं मिलता। सो
देयर आर गोइंग टू बी सम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर ट्राइंग टू रिवाइव द पॉपुलेशन बैक। तो कोशिश की जा रही है कि इस पॉपुलेशन को हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड में लेके आए, वल्नरेबल में लेके आए, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर नंबर, बट वो मुश्किल है थोड़ा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैसे आपका आईयूसीएन रेड लिस्ट आप यहाँ पे काम करता है। यू कैन लुक फॉर ऑल द एनिमल्स, यू कैन लुक फॉर ऑल द स्नेक्स, एम्फीबियंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो एंड आपको पता चल जाएगा उनका स्टेटस वहां पे कितना है। बल्कि मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इंडिया में नेशनल बर्ड है आपका पीकॉक। पहले डिसाइड किया गया था इस बर्ड को रखने का एज अ नेशनल बर्ड, बट बाद में फिर उन्होंने चेंज कर दिया। दे डिसाइडेड कि नहीं, लेट्स गो विद द पीकॉक, बट इनिशियली दे डिसाइडेड दैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द आइडिया वाज टू कीप दिस एज अ नेशनल बर्ड। शायद रखते तो बेटर रहता, क्योंकि शायद उसके लिए फिर Yes, sir. लगता है। हाँ, क्योंकि फिर होता क्या है ना, अगर आप एक नेशनल टैग उसे दे देते हो, देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग मनी टू कंजर्व दैट बर्ड एंड दैट्स व्हाट हैपेंस, राइट। सो इंडिया में टाइगर को क्यों बचाया जाता है? टूरिज्म होता है इसलिए। इंडिया में टाइगर को पॉपुलेशन को बचाया भी इसलिए जाता है बिकॉज इट्स अ नेशनल एनिमल, दैट्स वन थिंग, इट्स अ वेरी करिज्मेटिक स्पीशीज एंड इट आल्सो जनरेट्स द टूरिज्म। जितना टाइगर वाइल्ड में इंडिया में आपको मिलेगा देखिए, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना ही चाइना में, ना ही कहीं और। सो people throughout the world come to India, spend months to watch the tigers, right? So हम टाइगर का यहाँ पे देखते हैं कितना है। पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस आपका यहाँ पे आएगा रीजनली एक्सटिंक्ट, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, नॉट दिस वन। पैंथेरा टाइग्रिस ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं। So you can see it is my endangered population, endangered है। So we are actually spending huge amount of money to protect them and conserve them। तो किया जा रहा है, right? Similarly एक और आपको स्पीशीज दिखा दो, देखो टाइगर एंडेंजर्ड है तो कितना लाइक इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसको कंजर्व करने के लिए। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर स्पीशीज। एक और स्पीशीज यहाँ पे आती है एक बंदर की, लायन टेल्ड मकैक, लायन टेल्ड मकैक। ये आपको मिलेगा केरला के बेल्ट में। केरला अगर आप जाओगे ना कभी घूमने के लिए तो वहां के फॉरेस्ट में आपको ये दिखता है। राइट, हंसो मत, बहुत अच्छी स्पीशीज है यहाँ पे। लायन टेल मकैक, राइट। नाउ यू सी ओवर हियर इट इज आल्सो एंडेंजर्ड पॉपुलेशन। लेकिन कभी आपने सुना है वी हैव टू कंजर्व लायन टेल मकैक? कभी सुना है आपने? No, sir. Don't hear that, ना, right? No, sir. But yeah, it is still a population which has to be conserved. It is also endangered population. So you can see these are the examples over here. ये कैसा लायन? लायन नहीं है, ये मकैक है। सो बेसिकली इट इज, और घर आपके जो दिल्ली के पास आपको मिलते हैं ना रिसस मकैक, उसी ग्रुप के अंदर ही आता है। वो है रिसस मकैक, ये आपका लायन टेल मकैक, राइट। सो हाउ दे आर इन एंडेंजर्ड कैटेगरी ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज, डिम्पल। सो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आपका ये पॉपुलेशन आपका डिक्लाइन कर रहा है। देखो टाइगर का तो क्या था, 1972 के पहले बहुत पोचिंग होता था, उसका स्किन के लिए बहुत ज्यादा पोचिंग होता था, दैट वाज वन ऑफ द रीजन। उसके साथ साथ फॉरेस्ट के अंदर आपका लाइक फ्रेगमेंटेशन हुआ, हैबिटेट लॉस हुआ, दे हैव बीन द रीजन अंडर द एंडेंजर्ड कैटेगरी। इनके साथ भी यही हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस हैज अ रीजन, बिकॉज ऑफ दैट दिस पॉपुलेशन इज एक्चुअली डिक्लाइनिंग। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। So that is, I hope it's clear to you how the IUCN is going to work. Chaliye. Yes, sir. Right. So now let's have a look over here. So according to IUCN, total number of animals and plant species are estimated to be around 1.5 million. IUCN कह रहा है कि इतना नंबर आपको मिलता है throughout the world, right? Plants and animals मिला के. We still have no idea how many species have been discovered or are to be discovered. हमें अभी भी लाइक ज्यादा क्लू है नहीं कि बिकॉज मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे पैच है फॉरेस्ट के जहां पे अभी तक ह्यूमंस भी जा ही नहीं सके, वेयर द ह्यूमंस हैवंट बीन एबल टू इन्वेड दोज एरियाज। सो वी आर स्टिल नॉट क्लियर कि वहां से आपको कितनी डाइवर्सिटी आपको मिल सकती है। सो देयर माइट बी सम मोर नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच आर देयर व्हिच दे हैवंट बीन डिस्कवर्ड येट। सो ये भी एक सवाल है हमारे पास कि हमें जितना अगर हम वहां पे जाके ढूंढेंगे, वी माइट कम अक्रॉस सम न्यू स्पीशीज। ओके, नाउ most of the undiscovered species are present in the temperate and a tropical region. मैं रादर कहूंगा कि ट्रॉपिकल बेल्ट में आपको नई स्पीशीज आपको मिल सकती, टेम्परेट में आपको इतनी नहीं मिलती, बट ट्रॉपिकल बेल्ट में यू गेट टू सी अ मोर नंबर ऑफ स्पीशीज विल गेट टू सी। Okay, so some extreme estimates even range from
30 to 50 मिलियन स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट। अब ये गलत है, ये नंबर काफी हद तक गलत है, इतना नंबर नहीं होगा प्लैनेट के ऊपर। सो कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट है जो कहते हैं कि लाइक यू हैव अराउंड 30 to 50 मिलियन स्पीशीज, बट दैट्स अनट्रू, राइट। ये कहीं से भी ये बात गलत नहीं है। सो अगर आपके सामने ऐसा कोई कुछ बोलता है, देन यू शुड हैव अ रिएक्शन लाइक दिस, यू कैन नॉट एग्री ऑन दिस, राइट। बट नाउ वी हैव अ साइंटिस्ट रॉबर्ट मे। रॉबर्ट में जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट, इन्होंने एक नंबर दिया था जो काफी हद तक सही है, साइंटिफिक तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे नंबर प्लेस किया था, एंड दैट नंबर इज क्वाइट ट्रू। सो रॉबर्ट में गेव समवॉट अ साइंटिफिक एंड क्लोज एक्यूरेट एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट मे कम आउट टू बी 7 to 10 मिलियन। तो ये रेंज याद रखना, 7 से 10 मिलियन इज रेंज विच रॉबर्ट में सेड। इनका ये कहना था कि 7 से 10 मिलियन जितना आपका पॉपुलेशन हो आपका हो सकता है, आई वुड से डाइवर्सिटी आपका यहाँ पे हो सकता है, एंड दैट इज समथिंग विच होल्ड्स ट्रू। ये बात इनकी यहाँ पे काफी हद तक सही है, ठीक है। सो ये बात भी आप यहाँ पे याद रखना। चलो नाउ इनवर्टिब्रेट्स आपके यहाँ पे कितने होंगे, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उसमें कौन सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा या किसकी पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगी, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का नंबर आपको काफी ज्यादा मिलेगा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अगर आपको याद होगा तो आपने पता 11th में पढ़ा था दैट आर्थ्रोपोडा विच हैज द हाईएस्ट डाइवर्सिटी और हाईएस्ट स्पीशीज आप इन द आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आपके इंसेक्ट आ रहे होते हैं। सो इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे वहां पे। देन यू कैन हैव मॉल्यूस्कन्स, क्रस्टेशियंस, एंड देन यू कैन हैव द अदर ग्रुप। सो इनवर्टिब्रेट्स में याद रखना है द इंसेक्ट जो डोमिनेट करते हैं, ओके। देन इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिब्रेट्स, तो क्या लगता है वर्टिब्रेट्स में कौन ज्यादा होता होगा आपके हिसाब से, Fishes. राइट। फिशेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो योर फिशेज, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मराइन वाटर हो, इनका नंबर आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। देन यू कैन हैव योर रेप्टाइल्स, देन एम्फीबियंस, मैमल्स, एंड देन बर्ड्स। तो एक आपको एस्टिमेट दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका कौन सा रहेगा, फिशेज विल बी द हाईएस्ट, देन यू कैन हैव द रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ओके, एंड देन द बर्ड्स एंड द मैमल्स। प्लांट्स की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देन प्लांट्स में याद रखना यू विल हैव द एंजियोस्पर्म्स विल बी द मोस्ट। अब फंगाई मेरा प्लांट्स में नहीं आता, बट याद रखना है फंगाई की भी डाइवर्सिटी आपको काफी मिल जाती है। फंगाई की भी डाइवर्सिटी प्लैनेट के ऊपर आपको बहुत ज्यादा आपको मिल जाती है, इट इज इक्विवेलेंट टू योर एंजियोस्पर्म्स, राइट। देन यू विल हैव द एल्गे जिनका नंबर काफी ज्यादा आपको मिल जाता है, एंड देन यू हैव द अदर ग्रुप्स ओवर हियर। तो आपको बेसिकली आपको याद ये रखना होता है कि सबसे बड़ा नंबर आपके यहाँ पे किसका है। तो फंगाई एंजियोस्पर्म होल्ड्स अ वेरी हाई अमाउंट ओवर हियर, एंड अदर ग्रुप्स आर गोइंग टू बी लेस इन नंबर, राइट। चलो एनसीईआरटी का पिक्चर है, आई होप आपको भी हमेशा याद रहेगा कि कौन से ग्रुप में आपका क्या आ रहा है। इनवर्टिब्रेट्स में आपका कौन ज्यादा रहेगा, आपका यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में आपका कौन ज्यादा रहेगा, प्लांट पे कौन ज्यादा रहेगा, इज समथिंग नाउ यू कैन नो इट, ठीक है। सो प्लैनेट के ऊपर लाइक दिस इज योर प्लैनेट अर्थ, एंड इंडिया इज ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल एरिया। So basically, India is only like occupying a very small area, but even it's a small area, we have 8% of global species diversity. So India का landscape काफी छोटा है, but even after that, you will find 8% of total global diversity हमारे यहाँ पे मिल जाती है। So पूरे world में से 8% global diversity हमारे landscape से आती है, which is a big thing, which is actually quite a big thing, right? India is one of the 12 mega diversity countries of the world. So you know that now. Nearly we have 45,000 species of plants and 90,000 species of animals are found in the India. So you have a very good diversity of your plants and animals will be seen over there. Possibility remains. Still a lot of unexplored places are left, which means a number of undiscovered species are there. मैंने जैसे कि आपको बोला यहाँ पे कि हर साल जब आप जाते हो वेस्टर्न घाट्स या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, आपको कोई ना कोई नई स्पीशीज आपको मिल जाती है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको हर साल यू विल कम अक्रॉस सम न्यू स्पीशीज ऑल द टाइम। सो दैट इज आल्सो ट्रू इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ओके। तो याद रखना इंडिया इज आल्सो वन ऑफ दिस कंट्री विच हैज अ वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे हम आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। हाउ मच डज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्पीशीज वर्ल्ड? हैंड रेज करेंगे आप लोग इसके लिए, फटाफट हैंड रेज करिए। बताइए बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, कोई नया बच्चा बताइए। पलक क्या लग रहा है इसका आंसर? Sir, option A. ऑप्शन ए कह रहे हो। अब पलक मुझे ये भी बता दो कि इंडिया में अगर मुझे ज्यादा डाइवर्सिटी देखनी होगी तो मैं कौन से बेल्ट में जाऊंगा? Sir, tropical belt.
ट्रॉपिकल साइट, ये नहीं सुना था बेटा, थोड़ा और बताओ। कोमल शर्मा आप बताओगे इंडिया में आपको हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कौन से 2 रीजन में आपको मिलती है देखने के लिए? Sir, tropical rainforest. और वो कहाँ पे है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में? Sir, Eastern India. Sir, ईस्टर्न इंडिया, Eastern Himalayas. ईस्ट इंडिया का ईस्टर्न हिमालयाज, और दूसरा Western Ghats. राइट। और वहां पे किस टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये सब बातें आपको यहाँ पे आएगी। दीज आर माय हॉटस्पॉट्स, दीज आर द एरियाज व्हिच यू हैव अ व्हिच हैज अ वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि आपका डाइवर्सिटी का पैटर्न यहाँ पे क्या होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माय लैटिट्यूडल ग्रेडियंट। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये है कि जहां पे आपका इक्वेटर है वहां पे आपको मिलेगी ह्यूज डाइवर्सिटी, उस एरिया के अंदर यू विल गेट टू सी ह्यूज डाइवर्सिटी। और जैसे आप इक्वेटर से दूर जाने लगते हो टुवर्ड्स द पोल, आपकी डाइवर्सिटी वहां पे आपकी कम होने लगती है, ठीक है। सो हाई डाइवर्सिटी टुवर्ड्स द इक्वेटर, and as you move away from the equator you will find the biodiversity you will come across is going to decrease. You will have a low diversity over there. अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं, why does this happen? तो आपके यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे ऐड रखने हैं, right? So if we talk about the equator, so equator is known to have high diversity. एक सेकंड रुक जाओ बेटा, known to have a high diversity. इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है? पहली चीज, डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट एट द इक्वेटर, डायरेक्ट सनलाइट एट इक्वेटर। अगर डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके इक्वेटर के ऊपर अगर आपके यहाँ पे आ रही है, you get to have a high amount of photosynthesis happening over here. So when you have a direct sunlight falling on the equator, it actually increases the rate of photosynthesis. It increases rate of photosynthesis. So sunlight आपको यहाँ पे काफी अच्छे से आपको मिलती है, सनलाइट आपको यहाँ पे काफी अच्छे से मिल रही है। So आप समझ सकते हो अगर सनलाइट ज्यादा होगी, you can make a good amount of organic matter by the plants, and if you have a good amount of organic matter formed by the plants, तो उसके वजह से you will also find a good diversity of your animals over there. It makes sense. जितना बेटर आपका रहेगा प्रोड्यूसर का बेस लाइन, उतना ज्यादा आपको मिलेगा आपका यहाँ पे कंज्यूमर और उसके ऊपर डिपेंडेंट स्पीशीज आप वहां पे। सो डायरेक्ट सनलाइट हैज बीन द रीजन फॉर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ओवर देयर एंड यू फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। दैट्स वन थिंग। ये एक आपको यहाँ पे बात आपको याद रखनी है। सो इंक्रीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड यू हैव also have a high diversity of producers की भी डायवर्सिटी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक ये रीजन आपके यहाँ पे हो गया। सेकंड रीजन आपको यहाँ पे ये बनेगा, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से यू विल फाइंड कि इस बेल्ट के अंदर यू हैव अ ह्यूज डायवर्सिटी बिकॉज यू हैव अ हाई सनलाइट, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ह्यूज डायवर्सिटी ऑफ माय प्रोड्यूसर्स। सेकंड रीजन मेरा यहाँ पे ये होगा, ट्रॉपिकल बेल्ट और ट्रॉपिकल रीजन remained undisturbed from ages, remained undisturbed from ages. इसका मतलब आपका यहाँ पे ये है कि आपका जो ट्रॉपिकल बेल्ट है, मतलब देखो याद रखना, जो आपका जो इक्वेटर होता है ना, जहां से वो पास हो रहा था, उस एरिया को हम कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। सो ट्रॉपिकल रीजन जो आपका यहाँ पे कभी भी लाइक ये अनडिस्टर्ब रहा है, मतलब यहाँ पे कभी भी आइस एज नहीं हुआ, यहाँ पे कंडीशंस इतनी स्टेबल रही है। अनडिस्टर्ब मतलब यहाँ पे कंडीशन इतनी आपकी स्टेबल रही है दैट एक्चुअली अलाउड स्पीसिएशन। अगर आपकी कंडीशन स्टेबल रहती है, दैट एक्चुअली प्रमोट योर स्पीसिएशन। तो याद रखना, बिकॉज यहाँ पे आपका एरिया अनडिस्टर्ब रहा है, सो बिकॉज द एरिया वाज अनडिस्टर्ब, सो इट रिमेन्ड स्टेबल, ये एरिया आपका स्टेबल रहा, एंड दैट अलाउड species diversification. देखो आप ये बात जानते हो कि एक स्पीशीज में से दूसरी स्पीशीज आपकी बनती है, वो तो तब बनेगी जब यू विल हैव अ स्टेबल कंडीशंस, और वो स्टेबल कंडीशन आपको कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर। एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन
कि यहाँ पे आपको ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है, बिकॉज ये एरिया अनडिस्टर्ब रहा था। आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड पे प्लैनेट अर्थ के ऊपर जब आपका आइस एज आया था ना, तो ये एरिया तब भी आपका अनडिस्टर्ब था। तो आइस एज जब हुआ था प्लैनेट के ऊपर, दिस एरिया वाज स्टिल अनडिस्टर्ब, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव सच अ हाई डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज आर बीन सीन ओवर देयर। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आ रहा देन पूछ लो, बिकॉज आपको ये स्टेटमेंट आएगा एग्जाम के अंदर। दैट इज वाई कि इक्वेटर के एरिया के, इक्वेटर के पास का जो एरिया था वो हमेशा अनडिस्टर्ब रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्लैनेट अर्थ। और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज हैपेंड कि आपका ये जो एरिया है यहाँ पे आपको ज्यादा डाइवर्सिटी आपको इसलिए मिलती है बिकॉज यहाँ पे स्पीसिएशन हुआ था। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भी आपका यहाँ पे होता है, स्पीसिएशन आपका यहाँ पे हुआ था काफी ज्यादा। और स्पीसिएशन का मतलब आप यहाँ पे जानते हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। So that has only happened because you have a stable condition throughout the period. ठीक है, ये आपको हो गया आपका यहाँ पे पॉइंट नंबर 2। लेट मी टेल यू वन मोर पॉइंट इन दिस। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे जो आता है, दैट इज योर, यू हैव स्टेबल टेम्परेचर एंड climatic conditions. You have stable temperature and climatic conditions which actually promotes more amount of diversity. आपकी climatic condition, आपका temperature आपका यहाँ पे stable रहता है, you will always have stable temperature। अगर आप देखोगे तो tropical belt पे बहुत harsh winters नहीं होती। अगर आपके कोई रिलेटिव है जो कनाडा में है या यूएसए के अंदर है, आप उन्हें कभी पूछना, वहां पे विंटर्स बहुत हार्श होती है, -20, -10, -15 तक जाता है। बट यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता। So stable temperature मतलब you always had a constant temperature. You have a very constant temperature in this belt. So there has been a constant temperature in this region. और जब you have a constant temperature इस belt के अंदर, that actually allowed many species to grow and make some new species. तो इसके वजह से भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे स्पीशीज आपको दिख जाती है। आपको भी नोटिस करो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले एरिया में आपको ज्यादा डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलती। वाई नहीं मिलती आपको वहां पे डाइवर्सिटी? यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर, यहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट स्टेबल टेम्परेचर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू विल गेट टू सी ह्यूज डाइवर्सिटी ओवर हियर। तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे एक बड़ा ही रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है अलॉन्ग विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस। सो ये 3 रीजन आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ ह्यूज डाइवर्सिटी नियर द ट्रॉपिकल बेल्ट बट नॉट इन द योर टेम्परेट एरिया, नॉट टुवर्ड्स द पोल्स। तो सिंपल सा हिसाब है आपको यहाँ पे कि जितना आप ट्रॉपिकल बेल्ट से दूर जाओगे आपको कम डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लैटिट्यूडल ग्रेडियंट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज माय लैटिट्यूडल ग्रेडियंट। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये होने का लाइक ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है इसके रीजन क्या है, व्हाई यू हैव सच ह्यूज डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल बेल्ट और इन द इक्वेटर वाले एरिया के पास, देन आपके पास यहाँ पे 3 रीजन आपके होंगे यहाँ पे। डायरेक्ट सनलाइट, दैट्स वन थिंग। The area remained undisturbed for ages. That's the second reason. And third is going to be stable temperature and climatic condition allowed the species to diversify and able to cope up with that environment. तो ये रीजन आपको यहाँ पे याद रखने हैं। क्या ये 3 पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Are these 3 points clear to all of you? Yes, sir. मैं इस पे ही अटका हुआ इसलिए हूँ बिकॉज ये स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर ही आता है सवाल, इसलिए। ठीक है, ऑलराइट। सो कोलंबिया की हम बात करें, कोलंबिया वैसे आया आपका साउथ अमेरिका के अंदर, ये इक्वेटर के पास में है। सो अगर आप यहाँ पे जाते हो आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बर्ड्स मिलेंगे, लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस, विल गेट नंबर ऑफ इन द ह्यूज नंबर, राइट। सो 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इज सीन इन द कोलंबिया। अब जैसे ही जाता हूँ इक्वेटर से, मैं अगर चले गया यूएसए न्यूयॉर्क, सो आई हैव गॉन अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो यहाँ पे नंबर आपका कितना हो गया? 105। सो यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट हाउ द नंबर इज गोइंग टू डिक्लाइन एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देख लो ग्रीनलैंड, एकदम आपका नॉर्थ पोल के पास में ही आया, कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई डाइवर्सिटी आपको भी दिख नहीं रही, राइट। इफ आई सेंड यू ओवर देयर और बोलो कि जाओ एम्फीबियन लेके आओ, तो कुछ नहीं लाओगे आप वहां से, यू विल हैव जीरो डाइवर्सिटी ओवर देयर। आई वोंट से जीरो, बट आपको कुछ लाइक बहुत कम आपको मिलेगा देखने के लिए। ऑन द अदर हैंड, सो यू हैव ओनली 56 बर्ड स्पीशीज इन द ग्रीनलैंड। और इंडिया के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हो नियर द इक्वेटर यू हैव 1200 बर्ड स्पीशीज ओवर देयर। सो जो मैंने नंबर बोला था उससे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपका यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, हाउ द डिफरेंस इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड ओवर देयर, राइट। सो याद रखना आपके पोल्स की तरफ ऑब्लिक में आती है सनलाइट, डायरेक्ट नहीं आती।
It will come in an oblique way, and that is why it will affect the rate of photosynthesis, and the number of producers will also be less over there. Right? So you can see how बुला रहे आपको यहाँ पे, वेलकम टू अमेजोन रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ, राइट? कौन से कंट्री में ये आएगा? एनीवन कैन टेल मी? South America. South America. साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट हो गया, वो तो कॉन्टिनेंट हो गया ना, साउथ अमेरिका। ब्राजील। ब्राजील इज वन ऑफ द कंट्री, सो यस, वी विल हैव मल्टीपल कंट्रीज बेसिकली वहां पे जहां पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा। सो ब्राजील इज वन ऑफ देम। ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, ऑल ऑफ देम विल हैव अ पैच ऑफ, because it's a big forest that will have the tropical rainforest. So क्या क्या डायवर्सिटी आपको मिल रही है? You have 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1300 birds आपको मिलेंगे, 427 species of mammals and amphibians and 327 species of reptiles. इतना ज्यादा डायवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। So you can see रेन फॉरेस्ट always known to have a good diversity. ये बात याद रखना, रेन फॉरेस्ट के अंदर हमेशा डायवर्सिटी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। Okay. 2 million species of insect waiting to be discovered. आज के डेट में कहा जाता है कि 2 मिलियन स्पीशीज आपकी इंसेक्ट की, मतलब 20 लाख स्पीशीज इंसेक्ट की है जो अभी भी डिस्कवर्ड होना बाकी है। सिमिलरली कुछ 1,25,000 स्पीशीज आपकी इनवर्टिब्रेट्स की है यहाँ पे जो डिस्कवर्ड होना अभी भी बाकी है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू कैन गेट टू नो। Reasons for high tropical diversity. अब reasons आप यहाँ पे देख पा रहे हो। Tropics have remained undisturbed for long time. Hence, ample amount of time for species diversification. जो मैंने आपको बता दिया था, that was something I've told you, right? Then, non-fluctuating, दूसरा reason आपको यहाँ पे क्या है? Non-fluctuating weather and ample amount of sunlight also contribute to a maximum diversity. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे 3 पॉइंट्स के अंदर, वही उन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका वेदर आपके यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं करता, ample of sunlight आपके पास यहाँ पे, and that has also led to a maximum diversity. Okay, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया। I hope this is something which is clear to all of you. Now I only have few about, like मेरे पास कुछ ही टाइम है यहाँ पे मेरे पास बाकी है। Now what I'll do now, let me solve some questions. Let's solve some questions and then we'll move ahead. तो इसको हम बाद में देखते हैं। Let's have a look at some questions over here. ये भी हम नहीं करते, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हैंड रेज करना है इसके लिए। Robert May, the global species diversity is about what? कुछ 10 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 8 क्वेश्चन आउट ऑफ दोस 10 क्वेश्चंस। बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? D. तमन्ना ठाकुर बताइए। Sir, 7 million. एंड किशोर? सर ऑप्शन डी। वैसे किशोर उसने रेंज क्या बोली थी? रॉबर्ट मे ने रेंज क्या बोली थी? 7 million to 8.5 million। 8.5 कुछ भी? Sir, मैं इसका बताऊं? मतलब, हाँ बोलो बेटा। Sir, 7 million to 10 million. राइट, ये रेंज 8.5। अभिषेक क्या हो रहा है बेटा ये सब क्लास में? डेसिमल में आंसर कहाँ से आ रहा है? और लाइक चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोबल एग्जिबिट हाई स्पीशीज डायवर्सिटी, में से कहाँ पे आपको मिलेगी आपकी हाई स्पीशीज डायवर्सिटी ग्लोबल स्केल के ऊपर? ग्लोबल स्केल पे बताइए कोमल पांडे। Sir, D option. ये तो आप पूछ रहे हो, मेरे से ही पूछ रहे हो आप यहाँ पे। बताओ प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर अमेजोन। डिम्पल? अच्छा राइट। अभिषेक अपना भी आंसर बता दो, डिम्पल का भी आंसर बता दो, क्या होगा? सर अमेजोन फॉरेस्ट। ठीक है, राइट, इट्स गोइंग टू बी अमेज़न फॉरेस्ट। सो ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे पूछा ना आपका यहाँ पे, दैट्स व्हाई। अगर इंडिया में पूछते देन यू वुड हैव गॉन फॉर द वेस्टर्न घाट्स। Which of the following is the most important for animals and plants being driven to extinction? ये हम बाद में देखते हैं, we'll do that later on. ये वाला भी हम बाद में देखेंगे। हाँ, रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट? और थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको मुझे यहाँ पे। आंसर तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से, बट यू विल हैव टू आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग विद द, क्या है क्या नहीं हो रहा वहां पे। कुछ अब कितने लोग हैंडल से, बस 2 लोग। जैसे ही बोला कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप लोग तो चुप हो गए। बताइए शिखा दुबे, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, threatened species.
थ्रेटेंड स्पीशीज, शिखा दुबे बताइए, आप मुझे बताइए क्या होता है मेरा IUCN रेड लिस्ट, क्या होता है, बोलिए। सर INC जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेटा रखती है कि कौन सी थ्रेटन्ड स्पीसीज है और कौन सी रेड लिस्ट में स्पीसीज हैं, एंड उस पे वो मेजर्स लेती है अगर कोई स्पीसीज इंडेंजर्ड है या फिर। ओके, ठीक है। चेतना, आप समझाना चाहेंगे कि थ्रेटेंड स्पीशीज जो होती है IUCN की, वो कैसे, क्या मतलब IUCN करता क्या है, या रेड लिस्ट क्या होती है, टेल मी समथिंग। सर वो नंबर कैलकुलेट करते हैं कि पूरे अर्थ में, पूरे एरिया में कितनी कितनी बायोडाइवर्सिटी है, मतलब कितने कितने नंबर्स के हिसाब से वो देखते हैं कि जैसे कोई एनिमल है वो कितने नंबर्स में है, और अगर उसके कंपैरिजन में मतलब कम हो रहे होते हैं नंबर, तो वो फिर उनके हिसाब से एक्शंस लेते हैं और नाउ टेल, थ्रेटन में डाल हाँ, देते हैं अगर ज्यादा कम होते हैं तो। राइट, नाउ यू टेल मी चेतना, सम नेम्स ऑफ दोस IUCN स्टेटस के कुछ नाम बता दो और मुझे बता दो कि वो उनका मतलब वहां पे क्या होता है। एक्सटिंक्ट, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और नॉट इवैल्यूएटेड, जो मतलब पता ही नहीं चलते कितने हैं, बहुत ज्यादा ठीक होते है, हैं फिर। हाँ, और नियर थ्रेटेंड, आसपास होते हैं, होने वाले भी होते हैं खत्म। और ठीक है, ठीक है, मुझे क्रिटिकली बताओ कि चेतना, एंजर्ड। मुझे बता। हाँ हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो बहुत आपने डिक्लाइन करा है ना, पहले समीकरण में आप बोलूं कि एक पिजन है और ये पिजन है आपका लीस्ट कंसर्न, तो क्या मुझे उसके लिए कंसर्न होना चाहिए, उसके लिए नहीं होना चाहिए? नहीं सर, कम होना चाहिए। कोई कंसर्न की जरूरत नहीं मुझे वहां पे, बिकॉज द नंबर इज क्वाइट हाई, सो लीस्ट कंसर्न मींस इज क्वाइट हाई नंबर ओवर देयर। सो आई होप आप सभी ये बात याद रखोगे, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग आंसर फ्रॉम यू, बट यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि IUCN रेड लिस्ट आपकी क्या होते हैं। सो they will count the animals, right, and they will tell you that in which category they are going to fall, और उसके हिसाब से फिर अपना स्टेप आप ले सकते हो। और अगर आपको याद हो तो हमारे जो थ्रेटेंड स्पीशीज का जो ब्रैकेट होता है ना, उसमें 3 आपके कैटेगरी आपकी आती है, वहां पे 3 स्टेटस आपके यहाँ पे आते हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये बात है आपको रखनी है यहाँ पे याद। चलो, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। फिर कोई जानता है कि GK वाला क्वेश्चन डाल दिया था उन्होंने नीट के अंदर एक बार 2016 में, बताओ प्रिंस। सर डॉल्फिन। राइट, डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर। यू हैव अ गैंजेटिक डॉल्फिन जो गैंजीज में आपको मिलती है, दैट इज माय नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ठीक है, डिक्लाइन कर रही है, पॉपुलेशन की डिक्लाइन कर रही है, बट इट इज अवर नेशनल एक्वेटिक एनिमल, गैंजेटिक डॉल्फिन, क्योंकि उसे आपको वहां पे मिलती है और कहीं नहीं मिलती। कई सारी डॉल्फिन है जो पॉपुलेशन डिक्लाइन करे, एक होती है इरावली डॉल्फिन करके होती है, पंजाब में एक डॉल्फिन मिलती है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट पंजाब में एक पॉपुलेशन है डॉल्फिन का जो आपको मिलता है होशियारपुर वाले डिस्ट्रिक्ट के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको चेक दैट। ओके, ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे एंड टेल मी व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, हैंड रेज करके। राइट, बताइए इशिता कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर सी। मुस्कान कुमारी, सर सी। दीप्ति, सर ऑप्शन सी। दीप्ति, अगर मैं बोलूं कि ये एनिमल है, ये बर्ड है, और ये ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ रहा है, तो आप क्या करोगे दीप्ति? चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता दूं दीप्ति, समझो तुम फॉरेस्ट मैनेजर हो, तुम गए फॉरेस्ट के अंदर, तो देखा ठीक एक बर्ड है और उसके नंबर रह गए सिर्फ वहां पे 15, सो आई कैन क्लियरली से दिस बिलोंग्स टू माय क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो अब दीप्ति क्या करेगी, उन 15 बर्ड्स को देख लिया उसने, अब वो वहां पे क्या करेगी? सर मैं बताऊं? सर अरे समझ दीप्ति नहीं को आ। करनी दो, दीप्ति कर रही है ना वहां पे, कुछ कुछ ना कुछ तो करेगी दीप्ति, ऐसा तो नहीं है ना कि वापस देख के वापस आ सर मेरे को जाएगी। समझ नहीं आया। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप फॉरेस्ट में गए, वहां पे एक बर्ड है और वो बर्ड बहुत रेयर है, वो बर्ड का नंबर क्रिटिकल, वो बर्ड फॉल करता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड के अंदर, मतलब आप समझोगे उसके सिर्फ 20 नंबर है आपके पूरे फॉरेस्ट में, और वो वर्ल्ड में सिर्फ 20 नंबर ही है, और आपके सामने वो 20 बर्ड्स आपके सामने वो खड़े हुए हैं। अब दीप्ति वहां पे क्या करेगी? ऑलरेडी दीप्ति इतना टेंशन मत लो, वापस आ जाओ, गाड़ी में बैठ के वापस आ जाओ। राइट, समन एल्स, कौन इसका आंसर दे रहा था यहाँ पे? मुस्कान कुमारी, बोलो। सर सिंस ये हाँ बताओ। थ्रेटेंड स्पीसीज है तो हम इनको हम्म, प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर स्टेप्स लेंगे। और फिर जैसे सर क्या हो जैसे गया आपके स्टेप्स?
सर लाइक इनका कोचिंग वगैरह बंद वैसे भी बैन है, बंद करवा देंगे और इनके फूड का बंदोबस्त रखेंगे ताकि ये अपना रिप्रोडक्शन कर सके, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। You will have to take some certain steps. Generally, जब इतना नंबर का हो जाता है, then आप उन्हें zoo में लेके आते हो and then you breed them over there. Or else you can create a national park in that area. You can designate a national park in that area and you try to conserve them. But yes, you have to do certain things कि आप उन्हें जो आपने फूड वाली जो आपने बात बोली ना कि उनको खाना खिलाएंगे, उनका नंबर बढ़ाएंगे, या you do that actually. You bring them into the zoo. उन्हें आप वैसे वहां पे नहीं रखते, आप उन्हें zoo में लेके आ जाते हो पकड़ के, and then you try to increase their number in the zoo and then you slowly release them back into the wild. जब उनका नंबर बढ़ने लगता है तो you do that. वो हम सीखेंगे आगे जाके कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बता दो यहाँ पे आप लोग, वैसे ही अनम्यूट करके जोर से आंसर। IUCN. IUCN फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बिल्कुल सही, बढ़िया। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग द ग्लोबल डाइवर्सिटी, इनमें से किसका नंबर बहुत ज्यादा होता है? ये 4 ऑप्शन आपके साथ, इनमें से किसका नंबर यहाँ पे ज्यादा होता है? हैंड रेज करना है इसके लिए। सो बताइए बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? अंशिका शर्मा बोलिए। सर ऑप्शन ए। अश्वानी कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। अब आंसर बता दो, क्या इसका आंसर है यहाँ पे? सर ए। राइट, ये आप लोग का यहाँ पे सही आंसर आपको बन जाएगा। यस, फंगा इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। Which of the following has a maximum genetic diversity in India? इनमें से किसकी डाइवर्सिटी इंडिया में सबसे ज्यादा है? ऑलराइट, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? मुस्कान, जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है। सर डी ऑप्शन। आप ऑप्शन डी के रहो आपने अपने आप पे। शगुन कौंडल। राइस। राइस, और कितना नंबर है शगुन? इनकी कितनी वैरायटी आपको मिल जाती है? गलत बात है शगुन, गलत बात है। प्रिंस, कितनी वैरायटी मिल जाती है यहाँ पे आपको इनकी? सर 70+। 20+, अरे लिखा हुआ था वहां पे वो नंबर। So 50,000 variety of rice will get to see over there and 10,000 आपको मिलती है वहां पे आपके मैंगोज की। ये भी आंसर बता सकते हो आप लोग ऐसे सोच के, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको पता चलेगा आपका इसका आंसर। द इंडियन राइनोसोरस इन द नेशनल इनहैबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कौन है जो इसका आंसर यहाँ पे दे सकता है? बताइए इशिता, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर एक मिनट। नहीं, गूगल नहीं करना बेटा, गूगल नहीं करना है। जल्दी सर। ना बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर मेरे को उत्तराखंड लग रहा। शिखा दुबे। सर असम। आसाम में कहाँ पे? पता नहीं। सर इतना थोड़ी पता होगा मेरे को। इतना थोड़ी मैं देखती हूँ। आसाम में याद रखना, यू हैव दिस नेशनल पार्क कॉल्ड एज माय, बहुत फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। यस सर। याद रखना भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज क्वाइट फेमस इन आसाम एंड दैट नेशनल पार्क इज नोन टू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ माय इंडियन डायनासोरस। वहां पे मिलता है, बेसिकली वहां पे मिलता है। और एक मानस करके नेशनल पार्क के नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे भी आपको मिल जाता है। बट दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। ये नेशनल पार्क के नाम आते हैं एग्जाम के अंदर, तो याद रखना। काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम इज अ प्लेस जहाँ पे आपको इंडियन डायनासोरस आपको मिलेगा देखने के लिए। यूपी में कुछ नहीं मिलता है, एचपी में कुछ नहीं मिलता, ना ही उत्तराखंड में मिलता है। ठीक है, ऑलराइट, सो दीस आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व यहाँ पे एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। सो हम जब वापस मिलेंगे कल ना, तो कल इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। वी ट्राई टू कंप्लीट दिस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, और उसके बाद क्या होता है आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होता है, विल कंप्लीट दैट। सो मोस्ट लाइकली एक अच्छा खासा चंक आपका कल खत्म हो जाएगा एंड विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस वापस से हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने। ठीक है, तो इतना जितना हमने यहाँ पे पढ़ा उसका एनसीईआरटी रीडिंग कर लेना। आई थिंक 2 से 3 पेज ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। इट वोंट टेक मोर देन 10 मिनट्स। सो कर लो एक बार एनसीईआरटी रीडिंग अपने एंड पे, और अंडरलाइन कर लो जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स है ना वहाँ पे, उन्हें आप अंडरलाइन कर लो। जो यहाँ पे मेंशन किए हुए वही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यू कैन अंडरलाइन दोस नंबर एंड रिमेंबर दोस नंबर ऑल द टाइम। ठीक है, सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और इसके अलावा अगर आपके साथ अगर मैं कोई असाइनमेंट शेयर करूंगा देन प्लीज सॉल्व कर देना। अगर सेपरेटली अगर मैं असाइनमेंट शेयर करता हूँ देन प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द असाइनमेंट। राइट, ठीक है, so that is something we have done and I hope you have understood what we have done over here, right? चलिए then let's wrap this up। मिलते हम लोग वापस से कल लगभग 24 घंटे के बाद वापस, not at the same time but yeah we'll catch you again। और तब तक आप लाइन टिल के बारे में आप थोड़ा देखो कैसे उससे आप कंजर्व कर सकते हो।
कोई फोकस ही नहीं कर रहा उनके ऊपर. Everyone is focusing on tiger. All right, people. चलो. Let's wrap बाय this up. सर, गुड नाइट सर. Bye, sir. Thank Bye. you, Good sir. night. चलो.